Question number 1.1. A company has two production departments and two service departments. The data relating to a period are as under: production departments, two production department 1, production department 2, two service departments, service department 1 and service department 2. सपोज करो कि ये कंपनी दो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है. दीज आर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, फाइनल प्रोडक्ट्स. अगर हमने फाइनल प्रोडक्ट ए बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग से पहले टू प्रोसेसेस से निकलेगा. एक तो प्रोसेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 उसके ऊपर परफॉर्म करेगी. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बिकम द इनपुट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 से जो बाहर निकलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर निकलेगा, दैट विल बी प्रोडक्ट ए. मींस अगर कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है ए, तो ए सबसे पहले प्रोसेस 1 या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में जाएगा. वहां से कंप्लीट होने के बाद वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जाएगा, फिर ए कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा. इसी तरह से बी, अगर हमने फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो वो भी इन दोनों प्रोसेसेस की हेल्प लेगा, उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट्स विच आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स. सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 या सर्विस डिपार्टमेंट 2, ये डायरेक्टली हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते. दे जस्ट रेंडर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जैसे अगर हम मान लें कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और इट इज ए वर्कशॉप, तो ये वर्कशॉप जो है ये फाइनल प्रोडक्ट ए एंड बी को मैन्युफैक्चर नहीं करेगी. फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ने. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हमने मशीनरी लगा रखी है, अगर उस मशीनरी की रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो हम सर्विस डिपार्टमेंट 1 के पास जा सकते हैं. मशीनरी की रिपेयर करवाने के बाद फिर हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर लेंगे. Means service departments will be engaged in providing services to the production departments and production departments will be engaged in the manufacturing of the final products. ऐसे ही हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है दैट इज ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? वर्कर का अराइवल टाइम नोट किया जाए, वर्कर का डिपार्चर टाइम नोट किया जाए, उस टाइम के बेस पर उनके वेजेस वगैरह तैयार किए जाए. तो दैट डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट विल आल्सो बी रेंडरिंग सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके टाइम्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, या इवन सर्विस डिपार्टमेंट 1 में भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके टाइम को भी रिकॉर्ड करना. मीन्स कुछ ऐसा हो सकता है. तो हमने सिर्फ ये पॉइंट क्लियर किया कि सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स विच विल रेंडर सर्विसेज फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स विल बी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स. अब इन 4 डिपार्टमेंट्स में एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने डायरेक्ट मटेरियल कितने का यूज किया, वर्कर को वेजेस कितने पे किए और ओवरहेड्स हमने कितने इंकर किए, ये सारी डिटेल में क्वेश्चन में गिवन है. इन डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए, 4 डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है? एट नॉर्मल कैपेसिटी इन किलोवाट्स, 20,000 किलोवाट्स, 35,000 किलोवाट्स एंड सो ऑन. ये तो उनकी पावर की रिक्वायरमेंट है मशीनरी इंस्टॉल्ड के हिसाब से. बट जितनी पावर रिक्वायरमेंट है जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी पावर रिक्वायरमेंट हमने एक्चुअली यूज भी कर ली हो. तो उसने एक्चुअल पावर कंजम्पशन इन किलोवाट्स उसके बारे में भी बताया. तो ये जो पावर रिक्वायरमेंट थी दैट वाज एट नॉर्मल कैपेसिटी एंड उसके बाद है एक्चुअल पावर कंजम्पशन की पावर कंज्यूम कितनी हुई.
The power requirement of these departments are met by a power generation plant. कंपनी के पास अपना पावर जनरेशन प्लांट है. It can be a generator. The said plant incurred an expenditure which is not included above. ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैं, इनमें पावर के एक्सपेंडिचर्स अभी इंक्लूड नहीं किए हुए. पावर के टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 1,21,875 और इन टोटल एक्सपेंडिचर्स में से ए सम ऑफ ₹84,375 वाज वेरिएबल एंड द रेस्ट इज फिक्स्ड. तो उसने हमें बताया कि पावर प्लांट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है. After apportionment of the power generation plant cost to the 4 departments, the service department overheads are to be redistributed on the following basis. ये 4 डिपार्टमेंट्स आ गए हमारे पास, जिनमें 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं. इन 2 सर्विस डिपार्टमेंट के एडिशन में हमारे पास एक पावर जनरेशन डिपार्टमेंट भी है, दैट इज आल्सो रेंडरिंग सर्विसेज फॉर द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. वो उनको पावर सप्लाई करते हैं. हमने ये जो पावर के टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे इन 4 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. पावर डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स को इन 4 की 4 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर ये जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, इन सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पर ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का रेट कैलकुलेट कर लेना है. जो वो रेट हम कैलकुलेट करेंगे उस रेट के बेसिस पर जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मान लो ए एंड बी आर अवर फाइनल प्रोडक्ट्स, उन फाइनल प्रोडक्ट्स को हम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवा देंगे, चार्ज कर देंगे. मींस अल्टीमेटली हमने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स का बर्डन अपने फाइनल प्रोडक्ट्स ए एंड बी के ऊपर चार्ज करना है. उस एक्सपेंडिचर को चार्ज करने के लिए जो रेट है, दैट रेट इज नोन एज ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट. तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमने अपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं. ये जो सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन का, सेकंड पोर्शन में उसने बताया, वो कहता आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट कॉस्ट टू द 4 डिपार्टमेंट्स, पावर का खर्चा 4 की 4 डिपार्टमेंट्स को चार्ज करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो अपने टोटल टाइम का 50% सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए रेंडर करते हैं, 40% टाइम वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को डिवोट करता है एंड 10% टाइम टू द सर्विस डिपार्टमेंट सेकेंड. इसी तरह से सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट ने 60% अपना टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के ऊपर लगाया, 20% ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, 20% ऑन सर्विस डिपार्टमेंट 1. राइट. इन परसेंटेजेस के बेसिस पर जो भी इन 2 सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे, ओवरहेड्स होंगे, वो ओवरहेड्स हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देंगे. फिर उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे. You are required to apportion the power generation plant cost to the 4 departments and reapportion service department cost to the production department. पावर के खर्चे चार्ज करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज करने हैं. और उसके बाद कैलकुलेट द ओवरहेड्स रेट पर डायरेक्ट लेबर आर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स given that the direct wage rate of production department 1 and production department 2 are 5 rupees and 4 rupees per hour respectively. जो हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है, that has to be calculated on the basis of labor hours. मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ और वो टोटल एक्सपेंडिचर कितने लेबर आवर्स के लिए हुआ,
टोटल एक्सपेंडिचर्स विल बी डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबर के 1 घंटा काम करने की कितनी कॉस्ट है, कितने ओवरहेड्स हैं, तो वो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उस स्टेटमेंट का नाम होगा ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी। उसका नाम क्या होगा, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये जो ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन पॉइंट्स को समझते हैं। जैसा कि हमने यहां पर टाइटल दिया ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी, तो इस समरी में या स्टेटमेंट में हमने सिर्फ ओवरहेड्स को ही कंसिडर करना है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ ओवरहेड्स से रिलेटेड है। राइट, एक तो बात ये हो गई कि इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स मींस डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेजेस, ये 2 चीजें या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओनली ओवरहेड्स आर टू बी कंसिडर्ड। तो इसके 2 पार्ट कौन से होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अगर हम कोई एक्सपेंडिचर इंकर करें, अगर हम कोई एक्सपेंडिचर इंकर करें, अगर उस एक्सपेंडिचर का इन द फर्स्ट इंस्टेंस बेनिफिट एक्सक्लूसिवली 1 डिपार्टमेंट ले रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, दैट इज ए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। तो टाइम के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें टाइम कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम टाइम कार्ड्स परचेज करते हैं, तो जितने भी हमने टाइम कार्ड्स परचेज किए, वो सारे के सारे कार्ड्स हम किसको हैंडओवर कर देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट टू टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर देंगे। तो इट मींस उन कार्ड्स की परचेज के ऊपर जितने भी हमने ओवरहेड्स इंकर किए एट द फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज इंकर्ड फॉर सर्विस डिपार्टमेंट 2। अगर कोई एक एक्सपेंडिचर है और उस एक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेने वाली भी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, तो हम कहते हैं कि उस एक्सपेंडिचर को, उस ओवरहेड को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दो। तो एलोकेशन मींस एलोकेशन ऑफ द होल अमाउंट टू 1 डिपार्टमेंट। एलोकेशन मींस एलोकेशन ऑफ द होल अमाउंट टू 1 डिपार्टमेंट। बट अगर कुछ ओवरहेड्स इस तरह के हैं जिनका बेनिफिट्स सारी की सारी डिपार्टमेंट्स ले रही हैं, या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स ले रही हैं, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले रही हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को किसी इक्विटेबल, लॉजिकल, रीजनेबल बेस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेने वाली एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को किसी रीजनेबल बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम कहते हैं एपोर्शनमेंट। अगर खर्चा एक, बेनिफिट लेने वाली डिपार्टमेंट एक, तो उस ओवरहेड को एलोकेट करना। अगर खर्चा एक बट बेनिफिट लेने वाली एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, तो उस एक्सपेंडिचर को, ओवरहेड्स को हमने क्या करना, एपोर्शन करना। एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट, ये 2 चीजें जो हैं, ये हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कवर हो जाती हैं। ऐसा करने के बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे रीएपोर्शनमेंट। रीएपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो रीएपोर्शनमेंट वाला काम होगा, वो होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑलराइट, इस तरह से एलोकेशन, एपोर्शनमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पर आर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो रेट होगा दैट विल बी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। उस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर हमने क्या करना है, जो हमने फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए
उन फाइनल प्रोडक्ट्स को ये वाले सारे के सारे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवा देने हैं। दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो इसका मतलब जो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे, उस रेट के बेसिस पर ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब करवा देते हैं कि कितना कितना एक्सपेंडिचर कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बेयर करेगा। राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने बताया कि यहां पर क्या होगा, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इस स्टेटमेंट में हम कंसिडर नहीं करते, बट एज फार एज डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर कंसर्न, जो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी में कंसिडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हैं फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ये खर्चे डायरेक्ट हैं, बट सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप में फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, दे आर जस्ट रेंडरिंग सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस एज ए होल या फाइनल प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हुए अगर हम देखें, फाइनल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीज विल बी रिगार्डेड एज ओवरहेड्स। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या है, ओवरहेड्स। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बन गया। जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बन गया तब वो फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए ओवरहेड्स बन गया। तो सिंपल किस चीज को हमने याद रखना है कि दो इट इज एन ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इन दैट समरी और इन दैट स्टेटमेंट डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज डायरेक्ट लेबर, दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज फार एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर कंसर्न, बट सो फार एज सर्विस डिपार्टमेंट्स आर कंसर्न, इवन देयर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हम शुरू करते हैं इसको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स 1 and 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 and 2। सबसे पहले हमारे पास, चलो ये एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं। एज इट इज एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, डायरेक्ट मटीरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट सर्विस वाले कंसिडर कर लेंगे। बट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स विल बी कंसिडर्ड। रीजन इसका मैंने आपको बताया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बन जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा फाइनल प्रोडक्ट्स ए एंड बी के लिए ओवरहेड्स होगा। In the context of the final products produced by these departments, direct expenditures of the service departments will be treated as overheads. Right? अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल उसने क्वेश्चन में बताए 80, 40, 10 and 20,000। यहां पर हमने डायरेक्ट मटेरियल्स लिख दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल को मैंने कट कर दिया क्योंकि दीज आर नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बट सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर कर लिया। इसके बाद आ गया हमारे पास डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं करने, तो इनको छोड़ दिया। सर्विस वाले 20 and 10 इनको कंसिडर कर लिया। इन एक्सपेंडिचर्स के बाद यहां पर थर्ड पॉइंट आ गया ओवरहेड्स। ये सारे के सारे कंसिडर कर लेंगे। 80,000, 50,000, 30,000, 20,000, 80, 50, 30, 20 ओवरहेड्स सारे के सारे कंसिडर कर लिए। इन दो सर्विस डिपार्टमेंट के एडिशन में हमारे पास है पावर जनरेशन डिपार्टमेंट, तो यहां पर एक कॉलम हम पावर जनरेशन डिपार्टमेंट का भी बना लेते हैं। तो ये उसने पावर जनरेशन डिपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल बताई है, तो यहां पर पावर डिपार्टमेंट को ले लिया। पावर डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है 1,21,875। ओवरहेड्स ऑफ पावर 1,21,875। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो पावर के वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो पावर के वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स होंगे
उनको हम क्या करेंगे, एक्चुअल पावर कंजम्पशन की रेशो में इन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देंगे, रीअपोर्शन कर देंगे। वेरिएबल पावर एक्सपेंडिचर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पावर कंजम्पशन एंड फिक्स्ड पावर एक्सपेंडिचर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एट नॉर्मल कैपेसिटी। तो जो नॉर्मल कैपेसिटी की रेशो है, पावर रिक्वायरमेंट की रेशो बनेगी, उसमें हम फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स को रीअपोर्शन कर देंगे। आउट ऑफ दिस 1,21,875 variable expenses of 84,375 will be reapportioned in the ratio of actual power consumption। ये वाली रेशो जो बनेगी 13, 23, 10,000, 250, 10,000, इसको कॉलम में लिख लिया और इसका टोटल लगा दिया। ये जो हमारे पास रेशो बनेगी, इस रेशो में 84,375 को हमने डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद ये एक्सपेंडिचर्स हम इन चार डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देंगे, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स में से 84,375 वेरिएबल वाला पोर्शन हमने माइनस करना है। माइनस करके ये जो कैलकुलेटेड अमाउंट्स हैं, ये 4 डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देनी है, रीअपोर्शनमेंट कर देनी है। बिकॉज पावर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ए सर्विस डिपार्टमेंट। जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज रीअपोर्शनमेंट। तो हमने 84,375 को रीअपोर्शन कर दिया। अब बात करते हैं कि रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड। तो फिक्स कितने हो गए, जो बैलेंस बच गया दैट इज 37,500। इस 37,500 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर रिक्वायरमेंट है एट नॉर्मल कैपेसिटी, इस रेशो में रीअपोर्शन करेंगे। तो ये वाली रेशो हमने यहां से कैलकुलेट कर ले। रेशो चाहे ना भी कैलकुलेट करें, मीन्स इसको चाहे हम मिनिमम वैल्यूज में ना रिप्रेजेंट करें, एज इट इज इनको यूज करके हमने 37,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स हैं, ये यहां पर इन डिपार्टमेंट्स में ऐड हो जाएंगे। तो फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 इट विल बी 8,824, फॉर सेकेंड इट विल बी 15,441, 5,515, 7,720। अब हमारे 3 सर्विस डिपार्टमेंट में से एक सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर रीअपोर्शन हो गए। इनका टोटल कर लिया, पावर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर नील हो गया। अब बात आती है कि क्या 80,890 क्या ये टोटल एक्सपेंडिचर है सर्विस डिपार्टमेंट 1 का? ये सारे का सारा तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का एक्सपेंडिचर है, बट ये टोटल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पर देखिए सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने 20% टाइम सर्विस डिपार्टमेंट 1 के ऊपर डिवोट किया। सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने 20% टाइम सर्विस डिपार्टमेंट 1 के ऊपर डिवोट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 के टोटल एक्सपेंडिचर्स बनेंगे, उस टोटल एक्सपेंडिचर का 20% सर्विस डिपार्टमेंट 1 में इंक्लूड होने के बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल बनेगा। इसी तरह से 72,720 भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 का अपना टोटल तो है, बट ये ग्रैंड टोटल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 को अपना 10% टाइम डिवोट किया। तो इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 का, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के टोटल एक्सपेंडिचर का 10% अभी भी सर्विस डिपार्टमेंट 2 के एक्सपेंडिचर्स में ऐड होना बाकी है।
तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो उसको यूज करेंगे। यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो दोनों डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं इनको भी रीअपोर्शन कर देंगे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बाय नाउ एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड्स इज कंप्लीट। दिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। Now service department expenses will be redistributed to the production department. जब सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, रीअपोर्शनमेंट। दिस इज नोन एज रीअपोर्शनमेंट। और यहां पर प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स आएगा। जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, राइट। इसके लिए हमने क्या किया, ये मान लिया कि जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1। सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल एक्सपेंडिचर 80,890 नहीं है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर हमने मान लिया। अगर ये टोटल नहीं है तो मान लीजिए टोटल कितना है, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले वाई की भी बात कर लो। एंड वाई बी द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 2। जैसे मैंने पहले बताया कि इस एक्सपेंडिचर में 20% ऑफ 2 डिपार्टमेंट ऐड होना बाकी है और 72,720 में 10% ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 ऐड होना भी अभी बाकी है। तो हमने मान लिया कि जब वो दोनों चीजें ऐड कर दी जाएंगी तब इनकी वैल्यूज होंगी x एंड y, x एंड y। सो x विल बी इज इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू इट्स ओन एक्सपेंडिचर्स, its own expenditures plus 20% of the total expenditures of service department 2. Similarly, y will be equal to what, its own expenditures plus 10% of the total expenditures of service department 1. तो x डिपार्टमेंट के ओन एक्सपेंडिचर्स 80,890 प्लस सेकेंड डिपार्टमेंट का 20% इसमें ऐड कर दिया। वाई डिपार्टमेंट का टोटल कितना होगा, 72,720 प्लस 10% ऑफ एक्स। तो 72,720 प्लस 10% ऑफ एक्स। अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 72,720 प्लस 10% ऑफ x। तो x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ये जो x वाज इक्वल टू दिस तो वो वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ y जो है दैट इज इक्वल टू 82,458, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 72,720 नहीं है, दैट इज 82,458, 82,458 है, राइट। अब इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। x इज इक्वल टू दिस, इसमें अब y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू पुट करने के बाद x का टोटल आ गया 97,382, 97,382। x एंड y इनकी वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर देनी है और ये y का टोटल आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंडिचर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करेंगे।
reapportionment of the service department expenses or overheads to the production departments. Service department 1 50% सर्विसेज रेंडर करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए, 40% सर्विसेज रेंडर करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के लिए, 10% सर्विसेज रेंडर करता है सर्विस डिपार्टमेंट 2 के लिए। इस टोटल एक्सपेंडिचर में से ओनली 50% will be transferred to production department 1 and 40% will be transferred to production department 2, means just 90%। इस टोटल वैल्यू में से 50 यहां पर एंड 40 यहां पर आ जाएगा। इस वैल्यू का 10% सर्विस डिपार्टमेंट 2 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की आपस की ट्रांसफर को सेटल करने के बाद ही वैल्यूज आई हैं, राइट? तो इसलिए जो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का शेयर है, अब इस टोटल में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का शेयर ही सिर्फ इनको देना है। यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स कुछ गलती कर जाते हैं, क्या कि वो क्या करते हैं 5:4:1 ये रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5:4:1 रेशो में ये टोटल एक्सपेंडिचर 3 डिपार्टमेंट को चार्ज कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इस 10% का एडिशनल बर्डन यहां पर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी इसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं करना है, रेशो को हमने यूज नहीं करना है, सिर्फ परसेंटेजेस को यूज करना है। परसेंटेज को यूज करके ओनली 90% एक्सपेंडिचर्स विल बी चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अदरवाइज 100% एक्सपेंडिचर्स विल बी चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम फिर क्या करें, 50% इस अमाउंट का डिडक्ट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में ट्रांसफर कर देते हैं। कर दिया, दैट इज 48,691। इसी एक्सपेंडिचर का 40% जो है यहां से डिडक्ट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में रीअपोर्शन कर देंगे। तो 40% टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, तो 40% यहां से डिडक्ट किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में चार्ज कर दिया, रीअपोर्शन कर दिया। बाकी के 10% का कुछ भी नहीं करना है, राइट? अब आ जाओ सर्विस डिपार्टमेंट 2 के ऊपर। इसके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 82,458। इस 82,458 में से 60% जो अमाउंट है, 60% अमाउंट दैट विल बी रीअपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1। तो 60% अमाउंट इज डिडक्टेड एंड एडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 and 20% अमाउंट विल बी डिडक्टेड देयर फ्रॉम 82,458 का 20% यहां से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में ऐड कर देंगे, राइट? अब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं, 2 की 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इन दोनों का टोटल लगा लेंगे। कितना बना? जो भी हमारे टोटल ओवरहेड्स 5 डिपार्टमेंट्स के थे, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट। 3 सर्विस डिपार्टमेंट कौन से? 1, 2 एंड 3rd पावर। वो 5 के 5 डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स अब ये सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स बन गए। मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का टोटल एक्सपेंडिचर है 2,06,490। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर को करते टाइम लेबर ने अपने कितने आवर्स लगा दिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लेबर का 1 घंटा काम करने के पीछे हमारे ओवरहेड्स कितने लगते हैं। दैट विल बी अवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैलकुलेट द ओवरहेड रेट्स पर डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है वो लेबर आवर्स के बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि 1 घंटा अगर वर्कर काम करें तो ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के कितने आते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए लेबर आवर्स। डायरेक्ट वेजेस गिवन है बट लेबर आवर्स नहीं पता।
बट उसने साथ में ये बता दिया कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है इसके वर्कर को वेजेस हम एट द रेट ऑफ 5 पर आवर पे करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के वर्कर्स को हम वेजेस एट द रेट ऑफ 5 पर आवर, 1 घंटे के 5 रुपए देते हैं। अगर 5 रुपए 1 घंटे के लेबर चार्जेस हैं तो 95,000 लेबर चार्जेस कितने घंटों के होंगे? मींस 95,000 को 5 से डिवाइड करके हमारे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे। उन लेबर आवर्स से इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 घंटा काम करने के ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1। क्लियर? इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के जो टोटल डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस दीज आर 50,000। ये जो 50,000 वेजेस हैं तब बने जब हम अपने वर्कर को ₹4 पर आवर पे करते थे। तो 4 रुपए तो 1 घंटे के लेबर चार्जेस हो गए, तो 50,000 कितने लेबर आवर्स के चार्जेस होंगे? राइट, दिस विल बी 12,500। तो इस वैल्यू को 12,500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। टोटल लेबर आवर्स कैलकुलेट करने के लिए इस 95,000 को 5 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट वेजेस ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 आर 95,000 और इसके वर्कर्स को हमने पेमेंट की 5 रुपए 1 घंटे के हिसाब से। तो कितने घंटे काम हुआ? 19,000 आवर्स। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के वेजेस कितने हैं? 50,000। जब हमने पेमेंट 4 रुपए 1 घंटे के हिसाब से की तो इसमें कितने घंटे काम हुआ? 12,500 आवर्स। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 19,000 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 12,500। वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आ जाएंगे। क्लियर? अब इन रेट्स के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि जो भी हमने फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए उन फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन 2 डिपार्टमेंट ने अपना कितना कितना लेबर आवर्स डिवोट किए, कितने कितने लेबर आवर्स डिवोट किए हैं। जितने लेबर आवर्स डिवोट किए होंगे उन आवर्स को इन रेट्स से मल्टीप्लाई करके इन सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स का बर्डन अल्टीमेटली हम अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को चार्ज कर देंगे। दैट विल बी ट्रीटेड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और ये जो रेट्स हैं दीज आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ टर्म्स क्लियर की अपने। एलोकेशन, एलोकेशन मीन्स एलोकेशन ऑफ द होल अमाउंट टू वन डिपार्टमेंट। एपोर्शनमेंट, खर्चा एक है बट उसका बेनिफिट लेने वाली एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, दैट इज एपोर्शनमेंट। जब एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट कंप्लीट हो गई तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स, उनका बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। दैट इज नोन एज रीअपोर्शनमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एंड कोलेक्टिवली इट इज द टर्म एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आ जाएंगी उनको हम आवर्स से डिवाइड कर देंगे। यहां पर उसने लेबर आवर्स के बारे में बताया। यहां पर लेबर आवर्स की जगह मशीन आवर्स भी हो सकते हैं कि मशीन कितने कितने घंटे इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है। ऐसा करने के बाद हमारे पास आएंगे ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट्स। उन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स के बेसिस पर हमने ओवरहेड्स को अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब करवाना है। क्लियर?